हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग यानी नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। नियोजन यह हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये यहाँ पर हम समरी के रूप में देख सकते हैं। यहाँ हमें पढ़ना है नियोजन की अवधारणा, नियोजन का महत्व, नियोजन की सीमाएँ, इसके अलावा नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन से होते हैं, एक बार उपयोग की जाने वाली योजना और स्थायी योजनाओं की क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नियोजन के प्रकारों के रूप में उद्देश्य, नीति, मोर्चाबंदी, कार्यविधि, पद्धति, नियम, बजट और कार्यक्रम, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि इस चैप्टर में से कुछ हिस्सा CBSE द्वारा 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए हटा दिया गया है, जिसके संबंध में आप इस PDF फाइल में क्रॉस लगा हुआ देख सकते हैं। जिन पर क्रॉस लगा है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन CBSE ने कहा है कि इन्हें स्कूल में बच्चों को ज्ञान देने के लिए जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे नियोजन क्या होता है। तो यहाँ पर नियोजन के लिए महत्व समझाने के लिए हमें ब्रैकेट में यहाँ जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें बताया है, उस प्रबंधक को जो बिना नियोजन के कार्य करता है, लाभ के बिना जीवित रहना सीख लेना चाहिए। यहाँ पर नियोजन के महत्व को बताया गया है कि जो प्रबंधक यानी मैनेजर अपने किसी कार्य को बिना किसी प्लानिंग के करता है वो कभी भी लाभ नहीं कमा सकता, इसलिए उसे बिना लाभ के जीवित रहना सीख लेना चाहिए। और क्या कोई बिजनेस बिना लाभ कमाए जीवित रह सकता है? क्योंकि लाभ आप कभी कमाएंगे नहीं और हानि आपको कभी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी द्वारा लगाई गई पूंजी कभी भी खत्म हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसी में सेकंड दिया है कि यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हो तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति हरदम कार्य करने की योजना बनाता है। यदि हम किसी कार्य को करने की योजना नहीं बनाते तो इसका मतलब है कि हमने उस कार्य में असफल होने की योजना बनाई है। तो इस प्रकार से हम नियोजन के महत्व को देख सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन, यहाँ पर हम देखेंगे। नियोजन के संबंध में हमने पढ़ा है कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं, उन्हीं में नियोजन का प्रबंध का आधारभूत कार्य है। इससे ही प्रबंध के अन्य कार्य प्रारंभ होते हैं। जब तक नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं उन्हें प्राप्त करने के ढंग का निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये जो 5 कार्य हैं, ये सभी प्रबंध के कार्य अर्थहीन होते हैं। हमने जो प्रबंध के 5 कार्य पढ़े थे उनमें शुरुआत होती है नियोजन के साथ में। यदि किसी कार्य को करने की योजना न बनाई जाए तो इसका मतलब हुआ कि हम किस कार्य को किस ढंग से करेंगे, उसकी क्या योजना होना चाहिए, व्यवस्था क्या होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इसके संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं रखेंगे। और बिना किसी योजना के जब हम कार्य शुरू करते हैं तो इस प्रकार से हमें सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं होती। नियोजन कि संक्षेप में अगर हमें समझना चाहें तो इसके लिए हम टूल किट नंबर 1 में दी गई बिंदु को देख सकते हैं। इसमें बताया है नियोजन का अर्थ है कुछ करने से पहले सोच विचार करना, यानी कि जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। यही प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कुछ करने से पहले सोच विचार करना। अब हम नियोजन का अर्थ देख सकते हैं। ये प्रबंध का वो कार्य होता है जिसमें कि हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें आ गई, लक्ष्यों का निर्धारण करना और दूसरा उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को शामिल करना। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। इन प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन सभी प्रश्नों के एक से अधिक संभावित उत्तर उपलब्ध हों। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा नियोजन के अर्थ में क्या हमने पढ़ा है। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है,
कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इन 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्धारण करना ही, इनके संबंध में निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन लेने का कार्य हमारे लिए तब ज़्यादा मुश्किल होता है जब इन सभी प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। अब हमारे सामने समस्या खड़ी होती है कि इन विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा होगा और हमारी परिस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है, इनका विचार करके निर्णय लेना। तो इस प्रकार से जब कार्य किया जाता है तो हमें सिलेक्शन करना होता है या चयन करना होता है। इसलिए नियोजन को एक चयनात्मक प्रक्रिया भी कहा गया है। नियोजन की विशेषताएं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा नियोजन की विशेषताएं दी गई हैं। परीक्षाओं में इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इनको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। हम यहाँ पर परिभाषाओं के समरी के आधार पर देख सकते हैं कि नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के घटनाक्रम को पूर्वानुमान के आधार पर एक वांछित दिशा प्रदान करना है। वास्तव में नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी एक क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प विद्यमान हों। तो यहाँ पर अभी जैसे हमने देखा था कि जब किसी कार्य को करने के लिए कई विकल्प अवेलेबल होते हैं तो हमें उनमें से किस विकल्प का उपयोग करना है, उसके लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। नियोजन एक चयनात्मक कार्य है जिसमें कि हम कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य की घटनाओं को पूर्वानुमान के आधार पर एक वांछित दिशा प्रदान करना होता है। इसमें हम आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं उनका पूर्वानुमान लगाते हैं और उन स्थितियों में हम किस तरह से कार्य करेंगे इसके लिए दिशा तय की जाती है। यही नियोजन होता है। नियोजन की विशेषताएं, हमने अभी जो परिभाषाएं देखी इनके आधार पर अगर हम नियोजन की विशेषताएं या प्रकृति के संबंध में विचार करें तो हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नियोजन का ध्यान किस चीज़ पर केंद्रित है? उद्देश्य की प्राप्ति। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्धारण से होता है। अभी हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो शुरुआत नियोजन के कार्य की उद्देश्यों के निर्धारण के साथ होती है। उद्देश्य के अभाव में किसी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी व्यवसाय या उद्योग या संगठन किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। व्यवसाय उस कार्य को करने के द्वारा ही लाभ कमाना चाहता है, इसलिए उद्देश्य तो जरूर होगा। तो उस उद्देश्य के निर्धारण के साथ ही नियोजन की प्रारंभ किया जाता है। उद्देश्य निर्धारण के साथ ही नियोजन में उन्हें प्राप्त करने का रास्ता निर्धारित कर दिया जाता है। जब हम उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसमें किस तरह से उसे प्राप्त करेंगे इसकी व्यवस्था नियोजन के द्वारा की जाती है। सेकंड है, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है क्योंकि ये नियोजन का सबसे पहला कार्य है और अन्य कार्य इसी के आधार पर या इसके बाद ही किए जाते हैं। नियोजन में हम जो योजना बनाते हैं उसी योजना के अनुसार संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह प्रबंध के कार्यों की नींव कहलाती है। तीसरा, नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन कार्य एक उपक्रम के सभी स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित होता है। यहाँ पर हमें याद आना चाहिए कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्यम स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। तीनों ही स्तर पर प्रबंधक के द्वारा नियोजन कार्य किया जाता है। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का एक जरूरी कार्य होता है। प्रत्येक प्रबंधक संस्था के किसी भी कार्य से संबंधित हो, चाहे वो संचालक हो या कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन हो या अन्य किसी जगह पे कार्य करने वाला सुपरवाइजर हो, सभी के द्वारा अपने कार्यों के संबंध में योजनाएं बनाई जाती हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधकों का नियोजन प्रक्रिया में
लगने वाला समय मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों की अपेक्षा अधिक होता है। जितने बड़े लेवल पे हमें कार्य की देखरेख करनी होती है उतना ही ज़्यादा समय हमें नियोजन कार्य में लगता है, क्योंकि जो निम्न स्तरीय प्रबंधक है उसको एक छोटे से क्षेत्र के कार्य की योजना बनाना होती है, इसलिए कम समय में तैयार हो जाती है। मध्यम स्तरीय प्रबंधक को इससे ज़्यादा व्यवस्थाएं देखना होती है, इसलिए उसको निम्न स्तरीय से ज़्यादा समय लगता है, जबकि उच्च स्तरीय प्रबंधक को पूरे व्यवसाय के संबंध में योजनाएं पे विचार करना पड़ता है, इसलिए उनको लगने वाला समय मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक संस्था में कार्य करने वाले सभी प्रबंधकों को अपनी क्रियाओं को नियोजित करना होता है। नंबर 4, नियोजन सतत है। सतत का आशय है यहाँ पर कि जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है उसे हम सतत प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि योजना एक विशेष समय अवधि के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो समय अवधि पूरी होती है हमें नए समय अवधि के लिए एक नई योजना की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रत्येक वर्ष स्कूल में आपने देखा है कि हर साल एक नया टाइम टेबल आपको मिलता है, नए टीचर्स के द्वारा आपको विषय पढ़ाए जाते हैं, नया सिलेबस पढ़ाया जाता है, नए तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि योजना किसी खास समय के लिए बनती है और नई समय अवधि के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए नियोजन बार बार करने की जरूरत होती है। यदि हम किसी योजना को बनाते हैं और उसमें कोई कमी पाते हैं तो हम उसमें सुधार करके योजना को पुनः बनाते हैं। सी है, व्यावसायिक वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस वर्ष हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया भर में कोविड-19 बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते जिन व्यवसायी संस्थाओं ने जो भी योजनाएं बनाई होंगी लॉकडाउन के कारण वो सभी योजनाएं फेल हो गई। और उसके बाद में सरकार ने जो अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की है, तो उस अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कुछ कार्य करने की अनुमति है, कुछ के संबंध में प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस कारण से हमें व्यावसायिक वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके साथ तालमेल बिठाते हुए योजनाओं को बार बार बनाना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आवश्यकताओं के हिसाब से बार बार हमें योजनाएं बनाना पड़ती हैं। इसका 5वां पॉइंट है, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। यह सभी कार्य आने वाले समय से सम्मिलित होते हैं, यानी भविष्य से सम्मिलित हैं। नियोजन के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम तलाशते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन का संबंध भविष्य होने के कारण इसे आगे की ओर देखने वाली प्रक्रिया या भविष्यवादी प्रक्रिया कहा जा सकता है। इसका 6 पॉइंट है, नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन की आवश्यकता हमें उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को या किसी कार्य को करने के लिए हमारे समक्ष कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। नियोजन करने वाले व्यक्ति या प्रबंधक को इन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विकल्प का चयन करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन के द्वारा हम सर्वोत्तम को चुनते हैं और अनुप्रयुक्त विकल्पों को अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है, क्योंकि इसमें हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने का कार्य निर्णय लेते हैं। 7वां पॉइंट है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ पर करने से पहले सोचना है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। एक योजनाकार को कौन कौन से विषय पर विचार करना होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वही प्रश्न फिर से हम यहाँ देख सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो इस प्रकार से यह कार्य हमारे द्वारा निरंतर किया जाता है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। अब हम देखेंगे नियोजन का महत्व। नियोजन दिशा प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए योजनाएं बनाते हैं या नियोजन कर लेते हैं तो हम नियोजन प्रक्रिया के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सभी कर्मचारियों को एक ऐसी दिशा मिल जाती है जिसकी ओर सभी के प्रयास केंद्रित हो जाते हैं। इस प्रकार संस्था के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने की योजना बना लेते हैं तो सभी कर्मचारी और प्रबंधक उसी दिशा में कार्य करते हैं और उसी योजनाओं के अनुसार अपने सभी कार्यों को किया जाता है, उसी के अनुसार निर्देशन होता है, उसी को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार से नियोजन हमें कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। सेकंड, नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। नियोजन के द्वारा हम सदैव भविष्य के बारे में विचार करते हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। नियोजन में हम भविष्य के संभावित परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाते हैं और उनके आधार पर विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार हम अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसके लिए नियोजन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि नियोजन में हम आने वाले भविष्य की कल्पना करके क्या स्थितियाँ उत्पन्न होंगी उनका अनुमान लगाते हैं और फिर उनके लिए विभिन्न क्रियाओं के बेहतर जो तरीके या ढंग हो सकते हैं उनको निर्धारित करते हैं। और चूंकि नियोजन भावी अनिश्चितताओं के संबंध में है और भविष्य अनिश्चित है, इसलिए नियोजन में हम भावी अनिश्चितताओं से होने वाले जोखिमों को कम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो घटनाएं हमने अनुमान लगाई हैं वो वैसे ही हो जाएंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। परंतु अभूतपूर्व घटनाओं को या अप्रत्याशित घटनाओं को छोड़कर ये पाया गया है कि जो अनुमान लगाते हैं वो प्रायः सही साबित होते हैं। इसलिए हम उन स्थितियों को अनुमान लगाकर जब योजना बनाते हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। नियोजन के अंतर्गत हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं का निर्धारण करते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य करना होंगे। इस प्रकार से यह निश्चित हो जाता है कि हमें कब, कहाँ, क्यों व क्या चाहिए, यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारे प्रश्नों का निर्धारण हो जाता है। इससे संगठन में अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है। इस प्रकार से सारी स्थिति निश्चित हो जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न क्रियाओं व विभागों में समन्वय स्थापित होता है, जिससे संभावना खत्म हो जाती है कि किसी आवश्यक क्रिया को पूरा न किया जाए और अपव्ययी क्रियाएं होती रहें। तो चूंकि हमने सब कुछ पहले निर्धारित कर लिया है तो इसमें हम अनावश्यक क्रियाओं को पहले ही त्याग देते हैं और जो आवश्यक क्रियाएं हैं उन सभी का वितरण कर्मचारियों के मध्य कर देते हैं। इसलिए हमारे सारे आवश्यक कार्य पूरे होते हैं और अनावश्यक क्रियाएं छोड़ दी जाती हैं। नंबर 4, नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियोजन में हमारे पास कार्यों को करने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हम विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प की खोज करते हैं। ये खोज प्रबंधक को स्वयं करना होती है। इस प्रयास में उसके सामने नए नए विचार सामने आते हैं और उनमें और अधिक अच्छा करने के लिए, निखार लाने के लिए, बेहतर करने के लिए उन विकल्पों का हम गहराई से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं तो प्रबंधकों में सोचने, विचार करने, समझने, निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से संगठन को नव प्रवर्तन और सृजनशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन नए विचारों का विकास भी करता है। इसी सोच विचार की प्रक्रिया के द्वारा नए नए विचार जन्म लेते हैं। 5th पॉइंट है, नियोजन निर्णय में सहायक है। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि नियोजन का कार्य तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब कार्यों को करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। इन विकल्पों में से हम बेहतर विकल्प जो हमारे संगठन के लिए हो सकता है उसका चयन करते हैं और चयन करने के लिए हम सभी का मूल्यांकन करते हैं। इन मूल्यांकन के आधार पर हमें मूल्यांकन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने का निर्णय लेना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन
निर्णय लेने की प्रक्रिया से सम्मिलित है, इसलिए ये निर्णय लेने में सहायक होता है, निर्णय कार्य की शक्ति को बढ़ाता है। 6th पॉइंट, नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। नियोजन कार्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, उसके विभागों को ये बता दिया जाता है कि उन्हें कब क्या किस प्रकार करना है। उन कार्यों के लिए लगने वाला समय, उन कार्यों पर आने वाली लागत आदि के संबंध में हम प्रमाप या स्टैंडर्ड को निर्धारित कर देते हैं। यदि नियंत्रण कार्य करते समय हम वास्तविक कार्य की तुलना प्रमापित कार्यों के साथ करते हैं, तब हमें विचलनों या अंतर का पता चलता है। यदि अंतर या विचलन, जिसे हम अंग्रेजी में डेविएशन कहते हैं, ये ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक का तात्पर्य है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उससे कम कार्य हुआ है, तब ऐसी स्थिति में उससे संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो यहाँ पर प्रबंधक के द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे और उसके संबंध में उचित निर्णय लिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रमाप निर्धारित करना नियंत्रण कार्य को संबंधित कर देता है। अब हम यहाँ देखेंगे नियोजन की सीमाएं। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कितनी ही योजनाएं क्यों न बना लें, हम भविष्य के कितने ही अनुमान लगा लें, उसके बावजूद हम ये पाते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनके चलते हमारे नियोजन की सफलता संदिग्ध हो जाती है। उन परिस्थितियों को ही, जबकि हमारा नियोजन असफल हो सकता है, उन्हें ही नियोजन की सीमाएं कहा जाता है। नियोजन की आवश्यकताएं व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों प्रकार की संस्थाओं में होती है। कुछ लोगों का कहना है कि नियोजन भविष्य के बारे में पूर्वानुमान पर आधारित होता है। पूर्वानुमान निश्चित रूप से वैसे ही साबित होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। भविष्य के बारे में हम कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इसलिए ये एक बेकार की प्रक्रिया है। यहाँ पर लोगों का कहना है, जिस बिंदु को ध्यान दिलाना चाहते हैं वो ये है कि नियोजन में हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि नियोजन को सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो प्रबंधकों को इन कठिनाइयों और सीमाओं की जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये जो सीमाएं हैं, इन्हें नियोजन की सीमाएं कहा जाता है। पहली सीमा इस प्रकार है कि नियोजन अलोचकता पैदा करता है। यद्यपि नियोजन में लोच की विशेषता विद्यमान होती है और आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नियोजन में केवल छोटे परिवर्तन ही संभव होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि जब हम किसी कार्य की कोई योजना बनाते हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ने पर बदलाव करने की व्यवस्था होती है, लेकिन पूरी तरह से योजना को बदला जाना संभव नहीं होता है। बड़े परिवर्तन इसमें न तो संभव होते हैं और न ही उनके हिसाब से कार्य करना संगठन के लिए या संस्था के लिए लाभकारी हो सकता है। इस प्रकार से बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन न कर पाने के कारण कई बार लाभ कमाने के अवसर संस्था के हाथ से निकल जाते हैं। नियोजन में सीमित लोचकता पाई जाती है। सीमित लोचकता का अर्थ है कि इसमें हम थोड़ा ही बदलाव कर सकते हैं, पूरी तरह से बदलाव नहीं कर सकते। इसके लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के तत्व जिम्मेदार होते हैं। इन तत्वों को हम आंतरिक व बाह्य अलोचकता कह सकते हैं। यदि हम इनकी बात करें कि आंतरिक अलोचकता क्या होती है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि नियोजन के समय संगठन के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, कार्यक्रम आदि का पहले ही निर्धारण कर दिया जाता है। इसमें बार बार परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसे आंतरिक अलोचकता कहते हैं। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर इनमें बदलाव करना संभव नहीं होता, इसलिए इनके चलते भी नियोजन में ज़्यादा बदलाव संभव नहीं हो पाता। ये संगठन के भीतर मौजूद तत्व होते हैं। इसके बाद में बाह्य अलोचकता है। बाह्य अलोचकता का अर्थ बाहरी तत्वों के कारण नियोजन में सीमित लोचकता का पाया जाना है। इन तत्वों पर
नियोजन बनाने वाले व्यक्ति का या संगठन का नियंत्रण नहीं होता। इसमें हम राजनीतिक परिवेश को शामिल कर सकते हैं, आर्थिक परिवर्तनों को शामिल कर सकते हैं, तकनीकी परिवर्तनों को, प्राकृतिक प्रकोप को, प्रतिभागियों की नीतियों को शामिल किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम जिन तत्वों की बात कर रहे हैं ये वही है जो हमारा 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले बाह्य घटक कौन से होते हैं। ये वही बाह्य घटक हैं जो हमारे नियोजन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन के कारण भी व्यवसाय की योजनाएं असफल हो सकती हैं। सेकंड, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। तो हमने नियोजन जब किया था तो हमने उसमें कुछ पूर्वानुमान लगाए होते हैं। भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाकर हम योजना बनाते हैं। चूँकि भविष्य अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, इसलिए पूर्वानुमान पूरी तरह से सही साबित नहीं होते। इसलिए योजनाओं को सफलता प्राप्ति का आधार मानना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है। योजनाएं तभी सफल हो पाती हैं जब हमारे पूर्वानुमान पूरी तरह से सही साबित होते हैं और उनके योजनाओं के अनुसार हम चलने में सफल हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि योजना की अवधि जितनी अधिक लंबी होगी, अनुमान उतने ही ज़्यादा गलत साबित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उसका प्रभावी होने की संभावना उतनी ही कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब वातावरण परिवर्तनशील होता है, लगातार स्थितियाँ बदल रही हों, तब नियोजन काम नहीं करता। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक कंपनी ने पूर्वानुमान लगाया कि सरकार शीघ्र ही विशेष उत्पाद का निर्यात खोलने वाली है। इसी उम्मीद से कंपनी ने इस उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, लेकिन सरकार ने निर्यात नहीं खोला। इस प्रकार गलत अनुमान से नियोजन अशुद्ध हो जाएगा और लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। तो अनुमानों का इस प्रकार का प्रभाव होता है। तीसरा, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं को पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति केवल वही कार्य करता है और उसी ढंग से करता है जिस प्रकार की नियोजन में योजना बनाई गई है। इससे उन कर्मचारियों की पहल क्षमता या स्वयं सोच विचार कर अधिक उपयुक्त उपाय की खोज करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था पहल क्षमता के बारे में कि हेनरी फ्योल ने पहल क्षमता के बारे में क्या कहा है कि कर्मचारियों को स्वयं कार्यों को करने का अवसर दिया जाना चाहिए। स्वयं योजनाएं वो सोचे, बनाएं, तैयार करें और उसे लागू करें, जिससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और संगठन की कार्य क्षमता बेहतर होती है। लेकिन नियोजन कार्य इस प्रकार से स्वयं सोचने, विचारने और लागू करने की व्यवस्था पर रोक लगाता है। इस प्रकार से रचनात्मकता की कमी आती है और कर्मचारियों को अपने विचारों को ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। नंबर 4, नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। नियोजन शब्द जितना छोटा है लेकिन इसकी प्रक्रिया उतनी ही लंबी होती है। एक लंबा रास्ता तय करने पर ही योजना अर्थपूर्ण बनती है। इस लंबे रास्ते को पूरा करने में बहुत समय लग जाता है और इस पूरे समय में अनेक प्रबंधक सूचनाएं एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार जब इतने लोग इतने लंबे समय तक एक ही कार्य में व्यस्त होंगे तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होना निश्चित होता है। नियोजन कार्य करने के लिए हमें विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें दिया जाने वाला वेतन भी ज़्यादा होता है। इसलिए इससे संगठन की लागतों में वृद्धि होती है। नंबर 5, नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। जैसे कि आपने पिछले पॉइंट में ही पढ़ा कि लंबे समय तक यह कार्य किया जाता है, तो इसमें हम भविष्य के लिए अपने उद्देश्यों के हिसाब से पूर्वानुमान लगाते हैं, क्या स्थितियां हो सकती हैं, और उसमें हमें काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है। संगठन के व्यवस्थाओं को, क्षमताओं का भी आकलन करना पड़ता है। नियोजन एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो वरदान होता है, यानी कि जब हमने पूर्वानुमान लगाया वैसी ही घटना आए तो उनका सामना करने की जो व्यवस्था था हम इसमें बना लेते हैं। लेकिन
इस प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण ये आपातकालीन या तुरंत उत्पन्न होने वाली घटनाओं का सामना इसके द्वारा हम नहीं कर सकते, क्योंकि योजनाएं बनाने में लंबा समय लगता है। उस योजना के तैयार होने से पहले ही कोई घटना अगर हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाएगा, इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हमें तुरंत निर्णय लेना जरूरी होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि प्रबंधक ये सोचे कि वो पहले अपने नियोजन कार्य को पूरा करे और बाद में इस आपात स्थिति पर निर्णय ले, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो समस्या हमारे सामने आई है वो इतना बड़ा भयंकर रूप धारण कर ले कि हमारे लाभ कमाने का अवसर भी हाथ से निकल जाए। इसलिए नियोजन में अधिक समय लगना कार्यवाही में देरी का कारण होता है और ये भी एक समस्या नियोजन की मानी गई है। इसका 6 पॉइंट है, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। कई बार प्रबंधक ये समझ लेते हैं कि हमने अगर किसी कार्य को करने की योजना बना ली है तो अब हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की विचार रखना असफलता को जन्म देता है, क्योंकि योजना स्वयं कार्य नहीं करती। उन योजनाओं के हिसाब से हमें कार्य करना होते हैं, कार्यों का निर्धारण करना होता है, कार्य उस अनुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये देखना होता है, नियंत्रण कार्य करना होते हैं, निर्देशन करना होता है। तो उनके आधार पर ही संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो प्रबंधक नियोजन के आधार पर भरोसा करके बैठ जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है और उनके प्रयास असफल साबित होते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार से हमने अभी नियोजन कार्य की सीमाओं के बारे में पढ़ा है। इन सीमाओं का निर्धारण करने से मात्र से हम यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। ये निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है या नहीं निकाला जा सकता कि नियोजन अनावश्यक होता है या ये एक विलासिता है जिसे केवल बड़ी संस्था ही सहन कर सकते हैं। इसकी वास्तविकता इसके विपरीत है। ये प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि योजना न बनाई जाए तो कार्य किस ढंग से किया जाएगा इसके संबंध में हमेशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन हम अगर योजना बना लेते हैं और उन्हें अच्छे ढंग से लागू करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, निर्देशन करना संभव होता है, जिससे कि लाभ प्राप्ति हो सकती है। प्रबंधकों को नियोजन बना के बाद लगातार सक्रिय रहकर कार्य करना चाहिए और भविष्य में क्या क्या स्थितियाँ निर्मित होने जा रही हैं, कौन कौन से आकस्मिकता आने का संभावना है, इन सभी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति हम ये देख सकते हैं कि अक्सर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जबकि हमारी को नियोजन के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन प्रायः ये सफल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन करना आवश्यक कार्य है। अब हम यहाँ देखेंगे नियोजन प्रक्रिया के बारे में। नियोजन प्रक्रिया किस तरह से की जाती है, तो हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, कुछ बिंदु इसमें बताए गए हैं। नियोजन प्रक्रिया के तो सबसे पहला कार्य है इसमें उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा है आधार विकसित करना, तीसरा है वैकल्पिक कार्रवाइयों की पहचान करना, चौथा कार्य है वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करना, पांचवा कार्य है एक विकल्प का चयन करना, छठवां कार्य है योजना को लागू करना और सातवां कार्य है समीक्षा करना। इस प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया के बिंदु तय किए गए हैं। हम यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला कार्य इसमें हमने जो देखा वो है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है ताकि उन्हें सभी संबंधित कर्मचारियों को इनकी जानकारी हो जाए और वे इन्हें पूरा करने में पूरा योगदान दे सकें। यहाँ उद्देश्यों का भी एक प्राथमिकता क्रम होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा है संस्थागत उद्देश्य होते हैं, दूसरा विभागीय उद्देश्य और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका क्रम निर्धारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ जो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उद्देश्य निर्धारण किया जाता है।
एक कंपनी अपनी बिक्री को 2000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहती है। तो यहाँ कंपनी अपने बारे में बात कर रही है, इसलिए ये कंपनी का संस्थागत उद्देश्य हुआ। इस उद्देश्य को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि माना कंपनी के 4 मुख्य उत्पाद हैं जिसकी अपेक्षित बिक्री कम से कम क्रमशः 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग तरीके के बिक्री के अनुमान लगाए हैं। तो ये अलग अलग विभागों से संबंधित होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ये विभागीय उद्देश्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम उद्देश्यों को इस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं और इन्हीं विभागों के उद्देश्यों के आधार पर उस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बता दिया जाएगा कि उनसे उनका संगठन क्या चाहता है, कितना लक्ष्य हासिल कराना चाहता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है आधार विकसित करना। तो यहाँ पर आधार का तात्पर्य क्या है, ये हम टूल किट नंबर 2 में देख सकते हैं। इसका अभिप्राय संगठन के बारे में कुछ मान्यताएं निश्चित करने से होता है। ये कौन सी मान्यता है, इसे हम यहाँ देख सकते हैं। नियोजन आधार या सीमाएं वे तत्व या मान्यताएं होती हैं जो कि विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। किसी विकल्प के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले इन मान्यताओं के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। जितने अधिक पूर्वानुमान सही होंगे नियोजन उतना ही अधिक सफल होगा। नियोजन के आधार 2 प्रकार के होते हैं, पहले आंतरिक आधार और दूसरे बाहरी आधार कहलाते हैं। आंतरिक आधारों में हम पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन आदि को शामिल करते हैं, जबकि बाहरी आधार में सरकारी नीतियाँ, व्यावसायिक प्रतियोगिता, ग्राहकों की रुचि, ब्याज की दर, कर की दर आदि को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। कंपनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना स्थापित करना एक विकल्प है। यहाँ पूंजी, कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता इसके आंतरिक आधार हो सकते हैं तथा सरकार की औद्योगिक नीति बाहरी आधार। प्रबंधकों को इन सभी आधारों का पूर्वानुमान लगाना होगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं ये देखना होगा कि आवश्यक पूंजी, कच्चा माल और श्रम उपलब्ध हो सकेगा या नहीं, यानी जहां हम कार्य करना चाहते हैं वहां के लिए हमें कच्चा माल मिल पाएगा, कार्य करने के लिए कर्मचारी मिल पाएंगे या नहीं, तभी तो अपन कोई कारखाना लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ पर ये नहीं मिलेगा तो फिर कारखाना वहाँ नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार हमें देखना होगा कि कहीं सरकार की औद्योगिक नीति इस तरह की औद्योगिक इकाई की स्थापना का विरोध तो नहीं करेगी, क्योंकि कुछ जगहों पर सरकार के द्वारा उद्योगों की स्थापना करने पर रोक लगाई जाती है, जैसे शहरी क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र में कारखाना नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। जब हम किसी कार्य को करने का विचार करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उस कार्य को करने के लिए कितने तरीके उपलब्ध हैं। यदि किसी कार्य को करने के लिए कई तरीकों की खोज की जा सकती है, तब ऐसी स्थिति में हमें उनमें से वैकल्पिक कार्यवाही कौन कौन सी हो सकती हैं उन सभी की एक सूची तैयार करनी चाहिए। इसे हम वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी संस्था का उद्देश्य अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करके। इसके लिए एक कंपनी यदि किसी एक साइज के टीवी सेट का निर्माण कर रही है, तब व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा छोटे और बड़े अनेक साइज के टीवी सेट बनाना प्रारंभ किया जा सकता है, जिससे कि सभी तरह के ग्राहकों की आवश्यकता को हम पूरा कर सके, अपने बिक्री को बढ़ा सकें। दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन प्रारंभ करके टीवी सेट बनाने वाली कंपनी अन्य उत्पाद के रूप में फ्रिज बनाना आरंभ कर सकती है। इस प्रकार से फ्रिज के ग्राहकों को माल की बिक्री करने से बिक्री बढ़ जाएगी, विस्तार होगा व्यवसाय का। दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करना। चौथा, किसी दूसरी संस्था को खरीद लेना जिससे कि हमारी बिक्री या व्यवसाय बढ़ जाए। इस प्रकार से बिक्री बढ़ाने के या व्यवसाय बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, तो उनकी हम पहचान करते हैं। इसके बाद में चौथा कार्य आता है वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करना। हमने जो भी विकल्प
पिछले बिंदु में इस प्रकार से देखे, हम उन विकल्पों को सूचीबद्ध करते हैं। उसके बाद वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं, उन्हें गहन अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर न्यूनतम प्रारंभिक मापदंड क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। वास्तव में वैकल्पिक मार्गों की खोज करना इतना कठिन नहीं है जितना कि वैकल्पिक मार्गों की सूची को छोटा करना। वैकल्पिक मार्ग कम से कम होने चाहिए ताकि उनका गहराई से अध्ययन किया जा सके। वैकल्पिक मार्गों की सूची को छोटा करने के लिए एक न्यूनतम प्रारंभिक मापदंड निश्चित कर लेना चाहिए, और जो विकल्प निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते उन्हें प्रारंभ में ही सूची से बाहर कर देना चाहिए। जैसे यदि न्यूनतम विनियोग सीमा रुपये 10 करोड़ है तो इससे कम लागत वाले सभी विकल्प छोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जितने भी विकल्प आते हैं अगर सभी के संबंध में मूल्यांकन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय और पैसा खर्च होगा, इसलिए हम उनको में से जो बेहतर विचार के योग्य बिंदु पाते हैं उन्हें न्यूनतम प्रारंभिक मापदंडों के आधार पर चुनते हैं और उन्हें गहन अध्ययन के लिए रख लिया जाता है। यहाँ पर यह देखा जाएगा कि प्रत्येक विकल्प संस्था के उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा करता है। विभिन्न विकल्पों को मूल्यांकन करने पर प्रायः एक समस्या सामने आती है, वो ये है कि सभी विकल्पों के अपने अपने गुण एवं अपने अपने दोष होते हैं। अर्थात एक विकल्प किसी एक मापदंड पर खरा उतरता है तो दूसरा किसी दूसरे मापदंड पर। उदाहरण के रूप में एक विकल्प बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है लेकिन उसमें बहुत अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता हो, और दूसरा लाभ अर्जित करने का समय भी अधिक है। एक अन्य विकल्प में पूंजी विनियोग कम होना चाहिए और लाभ अर्जित करने की अवधि भी कम होनी चाहिए लेकिन वह अधिक लाभदायक नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हमें विभिन्न विकल्पों के मिश्रण के रूप में एक नया विकल्प खोजना चाहिए। यानी कि कई बार हमें विकल्पों में से कोई भी विकल्प उपयुक्त दिखाई नहीं देता, तब ऐसी स्थिति में हम उन विकल्पों का एक मिश्रण तैयार करते हैं और उनके आधार पर कार्यवाही करते हैं। 5वां पॉइंट है एक विकल्प का चयन करना। हमने जो भी विकल्प इस प्रकार से सूचीबद्ध किए उनका हमने मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का हम चुनाव करते हैं। कई बार मूल्यांकन के आधार पर हमें एक से अधिक विकल्प एक जैसे गुणों वाले प्राप्त हो जाते हैं। भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए हमें एक से अधिक विकल्पों का चयन करना न्याय संगत भी हो सकता है। एक विकल्प को लागू करके दूसरे को विकल्प को हम रिजर्व में रख लेते हैं, और यदि पूर्वानुमान गलत हो जाए तो हम पहला विकल्प फेल में असफल होने पर रिजर्व में रखे गए विकल्प को तुरंत लागू करते हैं और असफलता से बच सकते हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब कोई खेलने के लिए कोई टीम बाहर जाती है तो क्रिकेट टीम में आपको पता है कि 11 खिलाड़ी मैच में खेलते हैं, परंतु जो टीम होती है उसमें 16 खिलाड़ी रखे जाते हैं। तो 5 अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे अन्य विकल्प होते हैं। यदि हमारा कोई एक खिलाड़ी असफल होता है, अच्छा परफॉर्म न कर पा रहा हो, तो हम रिजर्व खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी को खेल के दौरान उसमें शामिल करते हैं और असफलता से बचने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में 6वां है योजना को लागू करना। मुख्य योजना और सहायक योजनाएं जो हम निर्धारित कर लेते हैं उसके बाद हमें उन योजनाओं को लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के बाद हम विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए एक क्रम का निर्धारण करते हैं और ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा, किस समय करेगा। इस प्रकार से उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसे हम योजना को लागू करना कहते हैं। इसके बाद में आखिरी पॉइंट है समीक्षा करना। योजनाएं लागू कर देने मात्र से ही नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। अनिश्चित भविष्य में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करते रहना जरूरी होता है, जिसे ही उन मान्यताओं में जिन पर योजनाएं आधारित हैं परिवर्तन होता नजर आए। अर्थात हमने जो योजनाएं बनाई थी उनमें जो हमने सोच के चले थे या जो मान लिया था कि ऐसी ऐसी स्थिति हो सकती हैं, यदि उनमें किसी प्रकार का बदलाव होता हमें नजर आता है तो हमें अपनी योजनाओं में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव
कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है और हमें समय समय पर उसके सफलता के संबंध में समीक्षाएं करना होती हैं। इसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं योजनाओं के प्रकार हमें बताए गए हैं। योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो स्थायी योजनाएं और एक बार उपयोग की योजनाएं होती हैं। स्थायी, ये पोर्शन जो हम यहाँ देख रहे हैं क्रॉस लगा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इसे CBSE द्वारा इस वर्ष की परीक्षा के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। हमारा यहाँ पर जितना भी सिलेबस परीक्षा में आने योग्य था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, परंतु CBSE ने कहा है कि ये जो पॉइंट उन्होंने इस वर्ष की परीक्षा से हटाए हैं इन्हें विद्यार्थियों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।